नमस्कार। आज हम एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जिनके बारे में हर किसी की अपनी राय है। लालू प्रसाद यादव। जी हाँ। और हमारे पास उनकी कहानी समझने के लिए उनकी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना और साथ ही इसके सहलेखक नलन वर्मा के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश भी। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि लालू यादव के जीवन, उनके राजनीतिक सफर, विवाद और बिहार की राजनीति पर उनके असर को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जिन्हें या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर एकदम नकार देते हैं। बीच का रास्ता कमी है, नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। स्रोत बताते हैं कि बहुत ही साधारण, मतलब बेहद साधारण शुरुआत थी। हाँ, वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद भी कहते हैं उनका परिवार काफी समय तक झोपड़ी में ही रहा। उनकी माँ गांव से चूड़ा गुड़ भेजती थी। और बचपन में दूध बेचने का भी जिक्र है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनकी वो जमीन से जुड़ी छवि को मजबूत करती हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सवाल भी खड़ा करती हैं कि इतनी सामान्य पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा कद कैसे हासिल कर लेता है। शरारती बचपन की भी कहानियां हैं। कुएं में हींग फेंक देना, लोगों में लड़ाई करवा देना। हाँ, वो सब किस्से हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है उनकी जिंदगी में जब वो जयप्रकाश नारायण जेपी के संपर्क में आते हैं। जेपी का प्रभाव तो बहुत गहरा माना जाता है। लालू यादव ने ही उन्हें लोकनायक की उपाधि दी थी, ऐसा कहा जाता है। जेपी ने उनके आचरण को भी काफी प्रभावित किया। हाँ, जेपी आंदोलन से ही उनका राजनीतिक उभार शुरू हुआ। पर एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। वो क्या? वो ये कि लालू यादव पढ़े लिखे थे, पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया, एलएलबी किया, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, अध्यक्ष बने, लेकिन फिर भी उनकी भाषा वो एकदम ठेठ गंवई अंदाज वाली रही हमेशा। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये जानबूझकर था, लोगों से जुड़ने के लिए? देखिए, नलिन वर्मा तो यही कहते हैं कि ये उनकी ताकत थी, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, और जो आम लोग हैं, खासकर पिछड़े वंचित समाज के लोग, उनसे सीधे जुड़ने का एक तरीका। वो भाषा उनके समर्थकों को अपनापन महसूस कराती थी। फिर उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ता है, मुख्यमंत्री बने, बाद में केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। और उनके समर्थक उन्हें देखते हैं एक मसीहा के तौर पर, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज, जिसने उन्हें पहचान दी, सम्मान दिया। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक है और गंभीर आरोप भी है, भ्रष्टाचार के, व्यक्तिगत लाभ के। जी, और उसमें सबसे बड़ा मामला जो उछला वो था चारा घोटाला। हाँ, चारा घोटाला। मतलब पशुओं के चारे, दवाइयों के नाम पर सरकारी खजाने से बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी का आरोप। बिल्कुल। अब इस पर स्रोत यानी नलिन वर्मा क्या कहते हैं? उनका कहना है कि लालू का मानना था कि ये घोटाला उनके सीएम बनने से काफी पहले से चल रहा था। अच्छा। हाँ, और उन्हें इसमें फंसाया गया एक राजनीतिक साजिश के तहत। हालांकि वर्मा ये भी मानते हैं कि हाँ, अनियमितताएं तो थीं, गड़बड़ियां तो हुई। और एक और नारा बहुत विवादित रहा, भूरा बाल साफ करो। हाँ, जिसका मतलब निकाला गया कि ऊंची जातियों, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला कायस्थ को सत्ता से बाहर करो। इस पर क्या कहते हैं वर्मा? वर्मा जोर देकर कहते हैं कि ये नारा लालू ने कभी नहीं दिया, ये उनके विरोधियों ने फैलाया एक साजिश के तहत। ठीक है। और फिर आता है जंगल राज का आरोप। लालू राबड़ी शासन के दौरान, खासकर जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं। हाँ, ये शब्द तो जैसे चिपक ही गया उनके शासनकाल से। स्रोत में कुछ घटनाओं का जिक्र है, जैसे राबड़ी देवी के भाइयों साधु यादव और सुभाष यादव पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप, बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां उठवा लेने की बात। जी, और शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी साधु यादव का नाम आया था। वर्मा भी दबी दुबान में स्वीकार करते हैं कि साधु और सुभाष यादव अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली को संरक्षण देने का आरोप। उस पे वर्मा पुष्टि करते हैं, हाँ, लालू ने संरक्षण दिया, लेकिन वो शहाबुद्दीन की एक अलग पहलू का भी जिक्र करते हैं कि वो आपराधिक भले थे पर सांप्रदायिक नहीं थे। और ये जंगल राज शब्द आया कहाँ से? वर्मा के अनुसार ये शब्द असल में पटना हाई कोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी से निकला था। राबड़ी देवी जब नई नई सीएम बनी थी, तब कुछ नागरिक अव्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट ने कुछ कहा और बस मीडिया ने उसे पकड़ लिया। अच्छा। और एक बात और, मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव में एक तरह का अहम अहंकार आने की बात भी स्रोत में कही गई है, जिसे बाद में शायद उन्होंने खुद भी माना। हाँ, ये बात भी है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है जो स्रोत बताते हैं। जैसे उनका बड़े दिल वाला होना, माफ कर देने वाला स्वभाव। बस शायद जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़कर। फर्नांडिस को क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि चारा घोटाले के मामले में फर्नांडिस ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन बाकी वो माफ कर देते थे।
और उनका अंदाज वो तो एकदम निराला था। हाँ, संसद में मिमिक्री करना, हास्य विनोद, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनकी नोकझोंक तो काफी मशहूर थी। बिल्कुल। तो ये दो पहलू साथ साथ चलते हैं, एक तरफ सामाजिक न्याय के चैंपियन और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कुशासन के प्रतीक। ये विरोधाभास बड़ा गहरा है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। लोग जेल के बाहर घंटों इंतजार करते थे उनसे मिलने के लिए। सही कहा, ये समझना वाकई मुश्किल है। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद जो सामाजिक सम्मान, जो आवाज, जो पहचान पिछड़े और दलित समुदायों को पहली बार लालू के जरिए मिली, वो उनके लिए ज्यादा बड़ी बात थी। उनका वो दलित बस्तियों में जाना, वहीं जमीन पे बैठ जाना, लोगों की सुनना। हाँ, वो सीधा जुड़ाव। शायद वो कनेक्शन इतना मजबूत था कि वो प्रशासनिक आरोपों या विवादों पर भारी पड़ गया उनके समर्थकों के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत हमें एक ऐसे नेता की कहानी बताते हैं जो जबरदस्त गरीबी से उठे, हाशिए पर पड़े समाज की एक बुलंद आवाज बने। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जिनका कार्यकाल चारा घोटाले जैसे बड़े विवादों और जंगल राज जैसे गंभीर आरोपों से भी घिरा रहा, फिर भी जनता से उनका एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना रहा। हाँ, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, स्रोत एक ऐसे लीडर की तस्वीर पेश करते हैं जो जमीन से जुड़े थे, लोगों की नब्ज पहचानते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद शासन चलाने की जो बारीकियां होती हैं, जो प्रशासनिक पकड़ चाहिए होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही या शायद ध्यान नहीं दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी नेता का जनता के साथ हो व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव किस हद तक प्रशासनिक कमियों या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों की भरपाई कर सकता है या करनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये विचार करने वाली बात है।